तो चलते हैं ऊष्मागतिकी के इस कारवां के साथ अपने सफर की ओर। यहाँ पर मैं आपको ये थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये इन पे शॉर्ट टाइम में लाइट डाल रहा हूँ ताकि आप फास्ट डिवीजन कर सको। तो इस स्लाइड पे आपको ये सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक दिख रहे हैं। तो उनमें सबसे बेसिक चीज़ जो है वो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट्स, फ्रीजिंग पॉइंट्स, ये सब कुछ है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये है। अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो कह सकते हैं कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो ऐसी होती है जो डिवाइड करने पर डिवाइड हो जाती है। सॉरी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो डिवाइड करने पर चेंज हो जाती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो डिवाइड करने पर चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमने टेम्परेचर लिया किसी ड्रॉप 100 ml का, और उसको ड्रॉप्स की बात करें तो उस ड्रॉप का भी टेम्परेचर उतना ही होगा, डिवाइड नहीं हुआ, सेम प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट कोई वॉल्यूम है, उसको हमने डिवाइड किया तो 100 ml से वो 10 ml या ड्रॉपलेट की जो वॉल्यूम वो कम हो गया, तो वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई क्योंकि डिवाइड करने पर डिफरेंट हो जाती है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का। तो ये वॉल्यूम है, मास है, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जो हीट कैपेसिटी है, टेम्परेचर है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। पर्टिकुलर नेचर की अपनी प्रॉपर्टी होती है। ये सब कुछ आपको जो ग्रीन टिक है वो एक्सटेंसिव है, ब्लैक टिक है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। प्रेशर भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टेट वेरिएबल एंड पाथ वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक्स में ओनली 2 ही पाथ वेरिएबल होते हैं, Q एंड W। बाकी जो होते हैं वो सारे स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। स्टेट वेरिएबल के डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, एंड पाथ वेरिएबल के डिफरेंशियल जो होते हैं वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का एक इम्पोर्टेंट रोल मैक्सवेल रिलेशंस में आपको समझ में आता है। वो रिलेशन आपको अलग से मेरे वीडियो में बताया हुआ है। तो इसी तरह जब हीट पाथ फंक्शन है तो हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन होगा, एंड वर्क एक पाथ फंक्शन जो है वो है। अब चलते हैं थर्मोडायनेमिक के वर्ड की ओर। थर्मोडायनेमिक ओरिजिनली ग्रीक वर्ड थर्मो एंड डायनेमिक से बना है। थर्मो मीन्स एनर्जी एंड टेम्परेचर, एंड डायनेमिक जो है वो एक ड्यूनेमिकोस वर्ड से बना है जिसका मीनिंग मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब फ्लो, और ये फ्लो किसका है? ये फ्लो एक्चुअल में हीट का है, एनर्जी का है। ऐसी ब्रांच जिसमें हीट, फ्लो ऑफ हीट और फ्लो ऑफ एनर्जी की स्टडी की जाती है उसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। आपको सबको पता है। थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक डेफिनेशन के बाद में आपके सिलेबस में है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और जीरोथ लॉ को आप बोलते हो थर्मल इक्विलिब्रियम का लॉ भी। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर टू बॉडी ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, नेक्स्ट टू बॉडी सी एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए एंड सी भी क्या होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। इस लॉ को जीरोथ लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट लॉ से ज्यादा एडवांस है, बट बाद में दिया गया था फर्स्ट लॉ से, इसलिए फिर इसको जीरोथ टर्मिनोलॉजी दी गई। तो यहाँ पर हम इमेजिन कर सकते हैं कोई बॉडी ए एंड बी है जो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। वो बॉडी अपना थर्मामीटर एंड मरकरी हो सकता है, वो बॉडी थर्मामीटर एंड अपनी बॉडी हो सकता है। तो जैसे आपको राइट साइड के डायग्राम में दिख रहा है, थर्मामीटर एंड ऑब्जेक्ट 1 जो है 2 है वो इक्विलिब्रियम में है, फिर ऑब्जेक्ट 1 एंड 3 इक्विलिब्रियम में है, तो 2 एंड 3 भी इक्विलिब्रियम में होंगे। इस तरह हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के डायग्राम से आपको क्लियर हो पा रहा है कि जो माउथ है अपना, टंग है, वो ए है, थर्मामीटर का जो आउटर ग्लास है वो बॉडी बी है, मरकरी बॉडी सी है। तो जब थर्मामीटर को टंग के नीचे रखेंगे तो ग्लास एंड माउथ के बीच इक्विलिब्रियम होगा, और फिर ग्लास एंड मरकरी के बीच ऑलरेडी इक्विलिब्रियम होता है, और उस इक्विलिब्रियम से मरकरी राइज होती है थर्मामीटर में, एंड फाइनल टेम्परेचर अपने को देखने को मिलता है। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है, यानी मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर इन थर्मोमीटर इज वर्क अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ का एक तो आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट है,
वो पता होना चाहिए। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है कि टोटल जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, एंड जो इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू एंड डब्ल्यू। क्यू एट यहाँ एक हीट है जो एब्जॉर्ब भी हो सकती है एंड रिलीज भी हो सकती है। डब्ल्यू के लिए भी साइन प्लस एंड नेगेटिव लिया जाता है। प्लस होता है जब डब्ल्यू कंप्रेशन वर्क हो, सिस्टम पर वर्क हो रहा हो। कंप्रेशन जब होता है तब हम कहते हैं कि वर्क ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग, एंड जब एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है, तब हम कहते हैं कि वर्क बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। तो सराउंडिंग पर सिस्टम का वर्क एक्सपेंशन है और सराउंडिंग का सिस्टम पर वर्क जो है वो कंप्रेशन है, वो संपीड़न है। तो इस तरह हीट एंड वर्क के अलग अलग साइन होते हैं आईयूपीएसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है उस डायग्राम में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। यानी यूनिवर्स, जो यूनिवर्स में उसे यूनिवर्स नहीं कहते हैं। सिस्टम का इफेक्ट जहां तक होता है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग को मिला के यूनिवर्स कहा जाता है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट वर्क की ओर चलते हैं। वर्क का एक जनरल फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। अब यहाँ पे फोर्स तो है एक्सटर्नल प्रेशर जो गैस पे वर्क करता है, एंड डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ वॉल्यूम में होता है। इस जैसे यहाँ आईयूपीएसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डब्ल्यू को नेगेटिव साइन दिया जाता है, एंड फॉर्मूला होगा फाइनली यहाँ डब्ल्यू का माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डीवी टर्मिनोलॉजी जहाँ कहीं भी ये फर्स्ट लो है, डेल्टा इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू जो है वो माइनस साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को बताता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी पी एक्सटर्नल की, तभी उसके अगेंस्ट प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो डेल्टा वी आ जाएगा। डेल्टा टर्मिनोलॉजी फाइनाइट चेंजिंग के लिए यानी ज्यादा मापनीय परिवर्तन के लिए यूज में लिया जाता है। डीवी जो होता है बहुत कम परिवर्तन के लिए यूज में लिया जाता है। इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंजिंग के लिए डीवी का यूज होता है। अब हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ग्राफ आपको पी एंड वी के बीच देखने को मिलता है वर्क का, और इसका जो शेडेड एरिया है, छायांकित भाग है, वो किए गए कार्य को रिप्रेजेंट करता है। यानी पी में और वी में इसकी इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, इसकी इनिशियल स्टेट को पी प्राइम से, वॉल्यूम को वी प्राइम से, फाइनल स्टेट को पी डबल प्राइम एंड वी डबल प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका शेडेड एरिया वर्क को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर ये तो सिंगल स्टेप में होने वाला वर्क था, और अब मल्टी स्टेप में यानी इनफाइनाइट स्टेप में अगर कोई वर्क हो रहा है तब इसे इस ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला भी आपको अलग देखने को मिलेगा। उसका माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी था, और ये अब बहुत छोटी छोटी स्टेप्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उसे मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन करते हैं, और फाइनली अपने पास ये इक्वेशन या फॉर्मूला आ जाता है डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एनआरटी एलन वी टू अपॉन वी वन। जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस नहीं लेते हैं, तब एनआरटी एलन वी टू अपॉन वी वन ही कह देते हैं। रीजन ये होता है कि जब इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंजिंग इन प्रेशर होता है तब ये जो डीपी एंड डीबी वाली टर्म है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो सेकंड टर्म इसमें नेग्लेक्ट हो गई, और ओनली फर्स्ट टर्म का जो रिजल्ट है वो अपने को देखने को मिलता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाली इक्वेशन से। हालांकि एक्सटर्नल प्रेशर था, बट अगर आप पी इंटरनल की बात करेंगे तो वो उसकी वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी, तो ओरिजिनल फॉर्मूले में ये जो पी होता है पी एक्सटर्नल नहीं होता, पी इंटरनल आ जाएगा। ठीक है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के अकॉर्डिंग एनआरटी अपॉन वी, ये वॉल्यूम किसका, गैस का, तो पीवी क्या होगा, इंटरनल उस गैस का होगा। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन मार्कर से शेडेड एरिया दिख रहा है ये है इनफाइनाइट स्टेप में, और वो है फाइनाइट यानी सिंगल स्टेप में। जो शेडेड एरिया ही अपने आप को ये बता रहा है कि यहाँ वर्क कम हो रहा है और यहाँ वर्क ज्यादा हो रहा है। ये तो ग्राफिकली हमने बता दिया। इनफाइनाइट स्टेप में होने वाले वर्क को रिवर्सिबल वर्क कहते हैं, तो रिवर्सिबल वर्क ऑलवेज ही इरिवर्सिबल वर्क से ज्यादा होता है। हम इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क का मैग्नीट्यूड देखने से पहले हम एक छोटी सी बात और देख लेते हैं कि रिवर्सिबल वर्क जो होता है उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन जो होता है ऑलवेज 0 होता है, बट इरिवर्सिबल वर्क का जो साइक्लिक इंटीग्रेशन है वो नॉन जीरो होता है। इरिवर्सिबल जो वन स्टेप में होने वाली है, रिवर्सिबल जो इनफाइनाइट स्टेप में होने वाली स्टेप्स है या एक्सपेंशन है, उसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे
इनफाइनाइट स्टेप्स में जो होगी, जैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं -nRT/ln(V2)/V1, और कंप्रेशन होगा तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा V1/V2, और जब दोनों को ऐड करेंगे तभी तो साइकिल बनेगा, और ऐड करते ही वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं यहाँ इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली टॉर्च से लाइट डाल रहा हूँ कि आपको किन किन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा गौर से पढ़ना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो ये W को ऐड किया, जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं मैथमेटिक्स में, छोटे छोटे स्टेप्स के एडिशन को, और वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, साइन ऑपोजिट है तो 0 आ जाएगा। बट इरिवर्सिबल स्टेप में होने वाले वर्क कभी भी क्या नहीं होगा, वो 0 नहीं होगा, वो नॉन जीरो होगा, जो आप मैथमेटिकली फॉर्मूला अप्लाई करके देख सकते हो। क्योंकि पी एक्सटर्नल डेल्टा V होता है, तो यहाँ अलग प्रेशर होगा, कंप्रेशन में अलग होगा, V2 V1 का डिफरेंस V1 P2 का डिफरेंस होने की वजह से ये टोटल जो W है वो कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो लास्ट न्यूमेरिकल है या प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ये आपको मैथमेटिकली बताएगी कि रिवर्सिबल वर्क ऑलवेज इरिवर्सिबल वर्क से ज्यादा होता है। ये पहले आपने ग्राफिकली देखा था कि रिवर्सिबल मोर वर्क होता है, इरिवर्सिबल कंपैरेटिवली लेस मैग्नीट्यूड वाला वर्क होता है, वहां वर्क कम होता है। तो इस तरह हम यहाँ ये जो प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे देख सकते हैं ऐसा। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड की टोटल हीट जो वो इक्वल मिलेगी आपको, और इसके राइट साइड में एक न्यूमेरिकली एग्जांपल दिया हुआ है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन से जब आप CO2 बनाते हो तब हीट जो वो इक्वलेंट होगी। तो 94 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है लेफ्ट साइड से भी एंड राइट साइड से भी। लेफ्ट साइड सीधा रास्ता है, राइट साइड में कई पाथ के थ्रू होते हुए CO2 तक आए हैं। तो इसमें मैथमेटिकली ये ऐसे ही कहना चाह रहा है, इसको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं। ये कह रहा है कि आप किसी सब्सटेंस को, पदार्थ को कितने पदों में आप बनाओ, अगर आप अलग अलग पदों में बना रहे हो तब उसमें जो है वो हमेशा ही क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसके बाद में एंट्रोपी आता है, एंथैल्पी आता है। एंथैल्पी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की फॉर्म में अगर हम बताएं तो ये स्टैंडर्ड स्टेट लेके की जाती है, और स्टैंडर्ड स्टेट यहाँ दो टाइप की होती है, स्टैंडर्ड एंड एम्बिडेंट टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ जो है SATP वाली कंडीशन से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट की जाती है। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है कि अपनी रेफरेंस स्टेट में जो एलिमेंट्स है उससे जो कंपाउंड बना है उस दौरान कितनी हीट रिलीज हुई है, एब्जॉर्ब हुई। रेफरेंस स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें ओरिजिनली वो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ आर्सेनिक, ब्रोमीन, कार्बन, हाइड्रोजन, आयोडीन, नाइट्रोजन, मरकरी, ऑक्सीजन, इनकी ओरिजिनल स्टेट जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं वो दी हुई है, और इन ओरिजिनल स्टेट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑलवेज ही क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके लिए डेल्टा H या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, 0 होगा। ये कई बार कई पेपर्स में क्वेश्चन अलग अलग एग्जांपल देकर पूछा जाता है। तो ब्रोमीन की नेचुरल स्टेट लिक्विड होती है, क्लोरीन की गैस होती है, आयोडीन की सॉलिड होती है, स्पेशली ध्यान रखना।
तो यहाँ ये कुछ बातें बताई है कि SATP और STP में क्या डिफरेंस है। SATP में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार होता है, और STP में 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर होता है। हालांकि 1 एटमॉस्फेयर 1 बार में बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.01 बार होता है। बट यहाँ जो मेन डिफरेंस है वो वॉल्यूम में है कि पर्टिकुलर SATP की कंडीशन में जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है एंड STP कंडीशन में वॉल्यूम कम होता है। अब इसके साथ सवाल ये भी है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑलवेज ही पॉजिटिव, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे वाटर के लिए ये नेगेटिव है एंड कार्बन डाइसल्फाइड के लिए ये पॉजिटिव है। हीट रिलीज भी हो सकती है फॉर्मेशन के दौरान और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, यानी प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकती है किसी फॉर्मेशन की और एंडोथर्मिक भी हो सकती है, तो इसका स्पेशली ध्यान रखना। अब ये स्लाइड बता रही है कि कुछ न्यूमेरिकल जो आते हैं उनमें इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन आप कैलकुलेट कर सको या दी हुई है प्रोडक्ट के एंड रिएक्टेंट की, तो टोटल रिएक्शन की हीट ऑफ फॉर्मेशन आप कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हो, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस करके। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ ग्लूकोज का दिया हुआ है। अब स्पेशली इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आपको समझना है, पढ़ना है ध्यान से। कंबशन दिया हुआ होगा, उसको फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होगा और इसके लिए आपको रिएक्शन को उल्टा करना होगा। और दूसरा स्टेप जो है या उसी न्यूमेरिकल में दूसरी बात फॉर्मेशन की दी हुई होगी अदर स्पीसीज की, और आपको ओवरऑल फॉर्मेशन किसका पूछा है उसके लिए आपको न्यूमेरिकल को सेट करना होगा और वैल्यूज़ कैंसिल होगी। ऐसा मैं पहले भी किसी न्यूमेरिकल में आपको मेरे वीडियो में बता चुका हूँ कि ये हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन के न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ O2 की रेफरेंस स्टेट गैस होती है, इस स्टेट में डेल्टा H नॉट 0 होता है, पहले बता चुका हूँ। और आप प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करोगे तो इस तरह ओवरऑल रिजल्ट मिलता है। और ये इनकी रेफरेंस स्टेट है, एक बार फिर से देख लें। इनमें डेल्टा H ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रेफरेंस स्टेट में इन एलिमेंट्स के लिए, एलिमेंटल स्टेट के लिए 0 होता है। अब ये टेबल है, वहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या नहीं है, नॉन जीरो है, 0 नहीं है। और लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट, ये एलिमेंटल स्टेट है, वहाँ पर डेल्टा HF क्या है, 0 है। इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी होता है। ये न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी होती है। किसी रिएक्शन की एंथैल्पी के बारे में बात करें तो एसिड और बेस मिलेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। और ये न्यूट्रलाइजेशन एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए -55.23 किलो जूल पर मोल होता है। ये वैल्यू एज इट इज़ आपको रटनी है, याद रखनी है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार लास्ट ईयर की RPC फर्स्ट ग्रेड में इसका नहीं पूछा हुआ है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इसका HCl का पूछा हुआ है। इसी तरह HCl, NaOH, HNO3, NaOH, इनके भी आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन याद रखनी है। ये देखो एग्जांपल, ये लास्ट ईयर की फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, -51.34 किलो जूल पर मोल। तो ये डिजिट रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज डेटा से आ जाते हैं। नेक्स्ट बात हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की करते हैं। इस दुनिया में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कहाँ अपने सिलेबस में, वो एंट्रोपी से जुड़ा हुआ है, एंट्रोपी से अटैच प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो अपने आप होती है, बिना किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस के, बिना किसी बाह्य सहायता के। अब स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना ही अपने आप में स्पॉन्टेनिटी यानी स्वतः प्रवर्तिता, जो प्रक्रम अपने आप होते हैं वो स्वतः होते हैं, और सभी प्राकृतिक प्रक्रम स्वतः होंगे। नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, अननेचुरल प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। लेफ्ट साइड में आपको डायग्राम दिख रहे हैं, उनके डायग्राम के जो लेफ्ट वाला कॉलम है वो स्पॉन्टेनिटी को बता रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बता रहा है, और राइट साइड वाले तीनों डायग्राम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बता रहे हैं। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, आप जब चट्टान से नीचे कूदोगे तो वो अपने आप ही होगा, आप वहाँ पर रोक नहीं पाओगे, अपने आप को स्पॉन्टेनियस होगा। टेम्परेचर हाई से लो की ओर अपने आप पहुँचता है, प्रेशर हाई से लो की ओर अपने आप पहुँचता है। लेकिन जब आप वर्क लगा के चट्टान पे पहुँचते हो तब उस टाइम पर आप वर्क एक्सटर्नल असिस्टेंस के थ्रू करते हो, यानी आपने खुद ने वर्क किया। नॉन स्पॉन्टेनियस है, दोनों थर्मामीटर का टेम्परेचर इक्वल है, एक साइड में आपको बढ़ाना है तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे रेफ्रिजरेट में टेम्परेचर एक साइड में कम होता है, ज़्यादा होता है, फिर आपको एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड अल्टीमेटली गैस फ्री एनर्जी होता है। गैस फ्री एनर्जी के बेसिस पे हम बताते हैं, क्योंकि डेल्टा तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकती है। एंट्रोपी हालांकि हम बताते हैं कि पॉजिटिव होती है, लेकिन कुछ प्रोसेस में नेगेटिव भी होती है, फिर भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। जिसे कहते हैं कि क्राइटेरिया जो होता है स्पॉन्टेनिटी की, जो स्वतः प्रवृत्ति की कसौटी होती है, वो कसौटी
गिब्स फ्री एनर्जी होती है। आपको यहाँ फॉर्मूला ही रट लेना, डेल्टा एस इक्वल्स टू की रिवर्सिबल अपॉन टी। यहाँ फेज ट्रांजिशन के लिए फॉर्मूला काम में आता है, डेल्टा एस फ्यूजन भी हो सकता है, वेपोराइजेशन भी हो सकता है, उसको टी से डिवाइड करोगे तो एंट्रोपी में चेंजिंग आ जाएगी। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट जो कहता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होती है। यहाँ स्पेशली ध्यान रखना कि एंट्रोपी किसकी, यूनिवर्स की। यूनिवर्स में सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों आते हैं, ओनली सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होती है। ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं कहता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों की बात करता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन आता है गिब्स फंक्शन। चूँकि देखो सेकेंड लॉ ये कह रहा है कि आपको सिस्टम की एंट्रोपी की ज़रूरत पड़ेगी और सराउंडिंग की एंट्रोपी की भी ज़रूरत पड़ेगी। दो एंट्रोपी आप कैलकुलेट करोगे तब जाके आपको स्पॉन्टेनिटी का पता चलेगा। तो एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमेरिकन फिजिसिस्ट जोसेफ एलियट गिब्स आए और उन्होंने एक नया फंक्शन दिया g = h - ts, और उन्होंने टू प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके कॉम्बाइन कर दिया और कह दिया कि डेल्टा जी जिन प्रोसेस में नेगेटिव वो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, जिनमें पॉजिटिव होती है वो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ दिक्कत ये होती है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस के जो साइन अगर सेम हो जाते हैं तब लोचा हो जाता है, तब वहाँ कई एक फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि स्पॉन्टेनियस होगा या प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। जब दोनों साइन पॉजिटिव रहते हैं लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, हाई पे स्पॉन्टेनियस। जब दोनों साइन नेगेटिव होंगे तो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस और हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसी तरह जो प्रोसेस डेल्टा जी कुछ नेगेटिव वाली होती है उसे एक्सर्गोनिक या एक्सोएर्गोनिक बोलते हैं, और जिनमें पॉजिटिव होता है उसे एंडोएर्गोनिक या एंडरगोनिक प्रोसेस कहते हैं। सबसे ऊपर वाली टेबल में, सबसे नीचे वाली टेबल में ये कुछ क्राइटेरिया एंट्रोपी की स्टेप टर्म्स में, इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में, गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म्स में और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की टर्म्स में। ये बात जो है वो सॉल्यूशन के लिए है कि डेल्टा एच और डेल्टा वी आइडियल सॉल्यूशन के लिए जीरो होता है और नॉन आइडियल के लिए नॉन जीरो होता है, बट डेल्टा जी और डेल्टा एस जो होता है वो दोनों में ही नॉन जीरो होता है। तो ये इस कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट बात है डेल्टा एस का। तो डेल्टा एस के दो फॉर्मूले हैं, जहाँ टेम्परेचर वॉल्यूम या प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएबल हो, तो ये दोनों फॉर्मूले ले लें और यहाँ अलग अलग कंडीशन देके आपको ये पूछते हैं। वी वहाँ आएगा जहाँ सी वी है और पी वहाँ आएगा जहाँ सी पी है। अब आपको T1 और T2 सेम है वो कंडीशन भी पूछ सकते हैं, V1 और V2 सेम है वो कंडीशन भी पूछ सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है तब आपको फॉर्मूला CVln_T2/T1 लिखना है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो CPln_T2/T1 लिखना है, और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है तो दोनों यहाँ CVln_T2/T1 CPln_T2/T1 वाली टर्म जीरो हो जाएगी, या तो RlnV2/V1 हो गया या फिर RlnP1/P2 हो गया। अब चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट की ओर। थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि यहाँ T = 0 केल्विन टेम्परेचर पे ऑल क्रिस्टल्स की एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वो क्रिस्टल परफेक्ट क्रिस्टल माने जाते हैं। आप जानते हो 0 केल्विन टेम्परेचर एक आइडियल टेम्परेचर है, तो वहाँ पर माना जा सकता है ऐसा। इसी तरह डी/बाई का T³ लॉ आपको पता होना चाहिए। उस लॉ के अकॉर्डिंग जो है हीट कैपेसिटी Cp ln T के बीच ग्राफ से कैलकुलेट होती है और टेम्परेचर की रेंज ये रहती है, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर एक आइडियल है जिस पर Cp कैलकुलेट नहीं की जा सकती, जिससे अपने को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ जितना कम हो सके उतना होता है 15 तक केल्विन टेम्परेचर होता है। और उस दौरान Cp और Cv की दोनों वैल्यू इक्वल मानी जा सकती है, वो होती है 8e⁻3। यही डी/बाई का तृतीय घात का नियम है, डी/T³ लॉ भी बोलते हैं इसे। तो हम कह सकते हैं कि जो Cp का डिटर्मिनेशन है वो Cp एंड T के ग्राफ से नहीं, Cp एंड ln T के ग्राफ से होता है। नेक्स्ट जो है थर्मोडायनामिक्स में आपके जो इक्वेशन आ रहा है वो क्लासिक इलेक्ट्रॉन इक्वेशन। इस इक्वेशन को एज इट आपको रट लेना है। ये dP/dt यानी टेम्परेचर के साथ प्रेशर में चेंजिंग डेल्टा H/R T1 - T1/T1 T2 है। अब इस इक्वेशन को दो टाइप की इक्विलिब्रिया पे अप्लाई किया जाता है, सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड वेपर। तो सॉलिड लिक्विड के लिए तो ये फॉर्मूला है, बट लिक्विड वेपर के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि लिक्विड वेपर के लिए या लिक्विड गैस के लिए, क्योंकि गैसियस स्टेज में वॉल्यूम जो होता है लिक्विड स्टेज के वॉल्यूम के कंपेरिजन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। VL को फॉर्मूले में ओनली Vg आ जाएगा, आप यहाँ देख पा रहे हो, और VL यहाँ नेगलेक्टेड है। और जब Vg आ गया तो वेपर को हम आइडियल गैस के इक्विवेलेंट मानते हैं, तो फॉर्मूला PV = RT अप्लाई किया जा सकता है, और यहाँ से Vg = RT/P जैसे हम रखते हैं, तो ये फॉर्मूले की नेक्स्ट टर्म dP/dt P डेल्टा H वेपोराइजेशन/RT² आ गया। अब जहाँ कहीं भी D वाली टर्म डिफरेंशियल फॉर्म होती है तो उसके लिए हमें अपने को इंटीग्रेटेड फॉर्म देखनी पड़ेगी, और इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें को वेरिएबल एक्सचेंज करने पड़ेंगे।
वेरिएबल एक्सचेंज करने पर फाइनली अपने पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो एज्यूमिंग दैट डेल्टा वेपोराइजेशन रिमेन्स कांस्टेंट, तो आपने इंटीग्रेशन किया और ln P2/P1 इक्वल्स टू डेल्टा वेपोराइजेशन अपॉन R T2 माइनस T1/T2 आ गया। नेक्स्ट मैक्सवेल रिलेशंस है जिस पे मैंने वीडियो नया डाल रखा है। ये किस तरह डेराइव होते हैं उसमें आप स्पेशली देख सकते हैं। 2x पे जाओगे तो 5 मिनट में मिल जाएगा, वरना 10 मिनट का सारा मैटर है इक्वेशन कैसे आते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में जो लास्ट आपका मसाला वो है जूल थॉमसन इफेक्ट का। इसमें पोरस पार्टीशन से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैस को निकालो और टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, यानी कूलिंग इफेक्ट होगा, गैस आपको ठंडी निकलेगी। हम टायर से हवा निकालते हैं तब भी ऐसा हमें फील हुआ होगा जब कभी छोटे थे। तो ये जूल थॉमसन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, जिससे जूल थॉमसन इफेक्ट करते हैं। इसकी एक इम्पोर्टेंट खास बात ये है कि आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस भी, यानी एंथैल्पी यहाँ चेंज नहीं होती। दूसरा जूल थॉमसन कोफिशिएंट है जिसका फॉर्मूला प्रेशर के साथ टेम्परेचर में चेंजिंग पॉजिटिव होती है, यानी आपको म्यूजेटी पॉजिटिव है इसका मतलब यहाँ कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, म्यूजेटी नेगेटिव है इसका मतलब यहाँ हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। वो गैसें जूल थॉमसन इफेक्ट शो नहीं करेगी। और उन गैसों में हाइड्रोजन, हीलियम, हेक्सेन ये कुछ होती है। तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट को समझने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं कि म्यूजेटी की 3 कंडीशन होती है। उससे पहले आपको म्यूजेटी का ये फॉर्मूला भी पता हो जाना चाहिए कि CP की फॉर्म में म्यूजेटी को हम म्यूजेटी इक्वल्स टू -1/CP ΔH/ΔP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा फॉर्मूला माइंड में रख लेना ताकि अगर ऑप्शन में ये आए तो कहीं हम कंफ्यूज नहीं हों। अब म्यूजेटी 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। मैं बता चुका हूँ 0 है तो वो आइडियल गैस का केस होगा, पॉजिटिव है वो रियल गैस का केस होगा, एंड नॉर्मल टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वो गैसें कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। एंड म्यूजेटी नेगेटिव है इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। तो हीटिंग इफेक्ट वाली गैसें ज़्यादा नहीं है, हीलियम है, नियोन है, आपका हाइड्रोजन है एंड हेक्सेन है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर और गैस को प्रोवाइड करवाते हो ना, फ्लो करवाते हो, तब आप इसके टेम्परेचर में कमी देखने को मिलकर वृद्धि देखने को मिलती है, इंक्रीजिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट लेफ्ट साइड की जो ब्लू बॉक्स है वो आपको कह रहा है कि हाइड्रोजन में किस कंडीशन पे कूलिंग इफेक्ट से होता है, नाइट्रोजन में किस कंडीशन में कूलिंग इफेक्ट से होता है। तो नाइट्रोजन की रेंज हाइड्रोजन की रेंज से थोड़ी ज़्यादा है, 150 से 650 केल्विन